इस संविधान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बहुत एक संघर्ष खड़ा कर दिया है। अकेला राहुल गांधी इसको कहते हैं कमल। सामाजिक न्याय के मामले में वो कीचड़ में कमल है, क्योंकि वहां तो कुछ अलग है, वो कुछ और करना चाहते हैं, राहुल गांधी कुछ और करना चाहते हैं। कोमल मन इसलिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की राजनीति ने उनके जीवन में 14 से 20 साल के बीच, तब वो 14 से 20 साल का दादी से पिता तक, उनकी दादी और उनके पिता को छीन लिया था। तो यूनिवर्स में इतना गूंज जाता है कि वो सत्य हो जाता है। हमें डर इस बात का है कि सत्य न हो जाए। यदि अप्रासंगिक हो जाएंगे राहुल गांधी, तो ये देश और समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होना, और उसका एक अवसर नरेंद्र मोदी को मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते 2-2.5 बरस में भारतीय राजनीति में नायक के तौर पर उभरे हैं। यह आप भी जानते हैं और देश भी इस बात को महसूस कर रहा है। कांग्रेस का आरोप रहा है कि नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य को पप्पू साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने बेतहाशा धन बहाया है। जबरदस्त दुष्प्रचार किए गए हैं, षड्यंत्र रचे गए हैं। ये सारे आरोप कांग्रेस या विरोधियों के हैं जो मोदी विरोधी हैं। लेकिन वक्त के बाद जो राहुल गांधी को लेकर कोशिशें चली या होती रहीं, वो सब धरा रह गया। ये भी देश देख रहा है। अपनी साफगोई, ईमानदार प्रयास, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने वाले सर्वहारा वर्ग के हक और हुकूक की लड़ाई ने राहुल गांधी को नायक वाली पहचान दिलाई है, या नायक वाली छवि उनमें देश देख रहा है। यूं तो राहुल गांधी का राजनीतिक सफर 2 दशक पुराना है, लेकिन सियासत उनकी रगों में बहती है। उनके जो पर बाबा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश को जो कुछ दिया, न केवल भारत बल्कि दुनिया भी विज्ञ है, और एक सुनहरा इतिहास नेहरू जी का रहा है। फिर दादी मां इंदिरा गांधी जी, वो भी एक ऐसी राजनेता के तौर पर हिंदुस्तान और दुनिया में जानी या पहचानी गई जो कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं। और फिर राजीव गांधी, ये 3 पीढ़ियां हो गई और चौथी पीढ़ी राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने सारा कुछ, वो सियासत की जो मैं बात कहता हूं कि उनकी रगों में बहती है, दौड़ती है, बहुत उन्होंने सब कुछ देखा या सुना है या पढ़ा भी है। लेकिन वो शहादत भी उन्होंने देखी है, कि चाहे वो उनकी दादी माँ की शहादत या फिर उनके पिताश्री, एक ऐसी शहादत जिसने देश को हिलाया था, दुनिया को हिलाया था, और वो तो उस परिवार से आते हैं तो वो सब भी देखा। और जो संघर्ष की दास्ता है राहुल गांधी की, वो उनकी मां से भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, सीखा है। सोनिया गांधी को लेकर क्या कुछ नहीं हुआ। वो जब राजनीति में उन्होंने पदार्पण, बहुत कांग्रेस के जब बहुत ज्यादा एक दबाव हुआ तो उन्होंने किया था, लेकिन जो देश में चला, जो हुआ, विरोधियों ने जो कुछ किया, वो सब देखा। और फिर कैसे सोनिया गांधी एक एक अलग तरीके से एक ध्रुव की तरह चमकी और उन्होंने वो पद ठुकरा दिया जो सब चाहते हैं राजनीति में कि वो पद हासिल हो। खैर, वो सब तो बात अपनी जगह थी। लेकिन जो 2004 से 2014 मनमोहन सिंह सरकार, 2004 में राहुल गांधी पहली बार संसद में पहुंचे थे, सांसद चुने गए थे। तो वो एक दौर, फिर 2014 से 2024 एक मनमोहन सिंह का दौर, जब अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी होती थी, लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी होती थी, और पार्टी में द डिफरेंस होती थी भारतीय जनता पार्टी। खासकर अटल जी का दौर, अटल जी का युग, आज भी उनके जो विरोधी रहे, धुर विरोधी, वो याद करते हैं। लेकिन मोदी युग 2014 से 2024 की भारतीय जनता पार्टी, जिसे अब प्राइवेट लिमिटेड भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, तो ये सारी चीजें हैं। इन सब दौर में सब कुछ होता रहा और राहुल गांधी धीरे धीरे एक परिपक्व होते रहे और उन्होंने बहुत संघर्ष किए, बहुत प्रयास किए। शायद यही वजह है कि आज उन्हें एक नायक जैसा एक मुकाम हासिल हो गया है। लेकिन
आज भी अपने अपने चश्मे हैं। कोई उनमें नायक देखता है तो कोई इनमें खलनायक भी देखता है। और ये वैसा ही है जैसे पानी का आधा गिलास भरा है या पानी का आधा गिलास खाली है। तो इन सब के बीच एक शख्स हैं जिन्होंने राहुल में नायक देखा है, और मैं सीधे पहले उनके पास चलूंगा, उनको जोड़ूंगा, फिर मैं बात करूंगा पूरी। जुड़ गए हमसे संजीव चंदन साहब है। संजीव सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और ये खास जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, मैं बता दूं दर्शकों को कि संजीव चंदन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, बीबीसी हिंदी, लोकमत समाचार, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, शुक्रवार मैगजीन, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर, द वायर, बड़ी लंबी फहरिस्त है। बहुत जगह जगह लिखना पढ़ना, और आप अपने विश्लेषणों के लिए भी जाने जाते हैं, और इन दिनों एक स्वतंत्र पत्रकार है। उन्होंने ही, जैसे मैंने कहा कि देखने का जो नजरिया है, उन्होंने राहुल में जो नायक देखा है वो है राहुल गांधी व्याकुल मन का नायक। ये संजीव सर की एक पुस्तक है जो इन दिनों खासी चर्चाओं में है। उसकी हर तरफ कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं। तो हमने कहा चलिए, जो उन्होंने राहुल गांधी में व्याकुल मन का नायक, उनकी पुस्तक का शीर्षक यही है संजीव सर का। तो इन्हीं सब पर बात करेंगे। और संजीव सर उस बिहार राज्य से आते हैं। वैसे तो देश भर में उनकी अपनी लिखते पढ़ते हैं। सारा हमारा जो दर्शक वर्ग है, सुधी दर्शक, ना केवल हमारे 4 PM के चैनल पर निरंतर देखता सुनता है, बाकी और भी अलग अलग, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जो ये हम लोग जैसे चैनल्स हैं वो हों, उस पे आप उन्हें निरंतर देखते हैं और बहुत खरा खरा बोलते हैं, बिल्कुल बेबाकी से बात रखते हैं। और वो बिहार जिसने देश को अनेक बार दशा और दिशाएं दी हैं, जब राजनीति भटकी, कुछ हुआ, और जेपी आंदोलन कौन भूला होगा। तो ऐसे संजीव जी की जो पुस्तक है, हम उन्हीं की जुबानी इस पुस्तक को लेकर उनसे मीमांसा करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। संजीव सर, पुनः आपका स्वागत। और पहला सवाल यही होगा कि जो राहुल गांधी से जुड़े उनकी पुस्तक के जो खास पक्ष हैं, पहलू हैं, और ये जो व्याकुल मन का नायक, थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालिएगा, फिर हम और आगे बात करेंगे। संजीव सर। देखिए, ये किताब है राहुल गांधी व्याकुल मन का नायक, और सहयोग ये रहा संजीव सर, हमने न उनमें नायक देखा है, उस तरह से महानायक नहीं देखा है, और खलनायक का तो सवाल ही नहीं है। ये किताब थोड़ा सा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अपना अपना नजरिया है। लोग उनमें नायक भी देखते हैं, उनमें खलनायक भी देखते हैं, लेकिन अपना अपना निगाह नजरिया है, तो सारी चीजें हैं। प्लीज कंटिन्यू करिए। तो उनका जो उनकी यात्रा है पिछले 20 सालों का, 20 साल से वो सार्वजनिक जीवन में है। 2004 में अमेठी से सांसद बनकर के आए, और अभी 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं। इन 20 सालों की यात्रा को हमने देखा है, उनकी वैचारिक यात्रा भी, उनके तमाम पॉलिटिकल हस्तक्षेप, उसकी थोड़ी सी स्क्रूटनी करने की कोशिश की है इस किताब में। उसके जरिए उन्हें समझने की, उनके खुद के कथन जो हैं, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, विविध विषयों पर उनके जो एक लेख भी हमने लिया है, जो हिंदुत्व पर उनका लेख है, अलग अलग समयों में अलग अलग इवेंट्स हैं उनके, उस पर हमने बात की है। संयोग ये भी रहा कि जहां से उनकी पूरी तरह सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता शुरू होती है, वो याद होगा पोस्टर वुमन कलावती, यवतमाल जिला महाराष्ट्र का, और उसके बगल में एक जिला हुआ करता है वर्धा। तो वर्धा से उनकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद वो यवतमाल गए थे, और वर्धा उन दिनों काफी चर्चा में। वर्धा गांधी जी की जगह है, 1932 में गांधी जी वहां गए, और भाजपा सब लोग जानते हैं। तो वहां मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन सब की यात्राएं हुई किसानों की समस्या को लेकर खास करके। और तब मैंने 2008 में ही, जब उनकी शुरुआत हुई, वहां टाइम्स ऑफ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम करना शुरू किया। और इसलिए एक तरह से हमारा और उनका एक संयोग बना कि हम उसको देख रहे हैं। तो डोरली एक गांव था जो अब किडनी बेचने और वो गांव बेचने का एक इश्तेहार लगा था, और तब से, और उस समय 2009 में महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला था। उसके दो साल पहले 2006 में खैरलांजी का एक बहुत बड़ी घटना है, जहां भैयालाल भोतमांगे परिवार को जला दिया गया था, और वो एक लिंचिंग की ही घटना थी एक पूरे गांव से, और वो दलित एक तरह से आक्रोश का विषय भी बना था। उस समय राहुल गांधी सक्रिय थे, वे केंद्र में उनकी सरकार थी और राज्य में उनकी सरकार थी। तो तब से वो जो, और उसके बाद मायावती और अखिलेश जी से संघर्ष करते हैं, वो उत्तर प्रदेश में करते हैं।
फिर योगी जी का शासन आता है तो योगी जी से वो संघर्ष कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से तो एक संघर्ष उनका है। तो सब देखने की कोशिश इस किताब में मैंने की है। संजीव सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये करीब 169 प्रश्नों की ये पुस्तक है और इसको जो है द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। 18 चैप्टर्स हैं, भूमिका, आभार सहित सब मिला जुला कर, और एक बहुत खूबसूरत किताब है। ये जो द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन है, यहाँ तो उपलब्ध है ही खुले बाजार में भी और अमेजोन पे भी। और जो हमें पता चला है वो संजीव सर तो शायद थोड़ा कम बता पाएंगे, क्योंकि जो रहता है वो लिखने वाला लेखक जो रहता है उसका मन तो भरता नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा वो है। और दर्शकों से हम यही कहेंगे कि जरूर आप इसमें, अगर आप राहुल गांधी को बहुत करीब से जानना है, उनका जो व्याकुल मन है उसे अगर आप टटोलना, देखना, समझना चाहते हैं, वैसे तो राहुल गांधी को अब हर एक हिंदुस्तानी, बहुत बड़ी तादाद है जो सुनना भी चाहता है, उन्हें बार बार देखना भी चाहता है, सारी चीजें हैं। तो ये जो मैंने कहा कि दोनों तीनों जगहों पर उपलब्ध है, और मैं संजीव सर से जरूर ये कहूंगा, उन्होंने एक उसमें जिद्दी अभियान को उकेरा है। जिद्दी अभियान, कुछ आप संजीव सर बोल रहे हैं तो मैं सवाल करूंगा। मैं उसी पे आ रहा था बेसिकली, आप मेरे मन की बात आप पढ़ गए। वो जिद्दी अभियान की जो आपने उसको उकेरा है, राहुल गांधी के जो उसको, उस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डाली। मैं तो बार बार कहूंगा कि दर्शक पढ़े। ये पाठकों को यहाँ उस पे कवर पे ही मिलेगा, अंदर भी मिलेगा वो। तो वो है कि राहुल का जो इनर साइकी है, वो जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि परिवार में उन्होंने दो नृशंस हत्याएं देखी, एक दादी की, एक पिता की। तो उसमें वो ये इसको बल्कि पढ़ ही देता हूं कि कोमल मन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरणों से अपनी निरंतरता, उनके ऊपर जो आरोप लगता रहा है कंसिस्टेंसी का, तो वो साबित कर चुके थे। किताब का एक प्रसंग है, वो हिस्सा यहाँ लिया गया है। कोमल मन इसलिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की राजनीति ने उनके जीवन में 14 से 20 साल के बीच, तब वो 14 से 20 साल का दादी से पिता तक, उनकी दादी और उनके पिता को छीन लिया था। अपने इन 2 प्रिय लोगों की नृशंस हत्या की मनोवैज्ञानिक छाप राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर साफ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और कोमल मन कई बार व्याकुल हो उठता है, कुछ समय द्वारा थोप दी गई जिम्मेवारियों के कारण, कुछ अपने जिद्दी चुनाव के कारण। तो ये जो जिद्दी चुनाव है, बेसिकली समय द्वारा थोप दी गई जिम्मेवारियां इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस, बिना राहुल गांधी कांग्रेस बिखर जाएगा, बिना गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार, और ऐसा कई बार हुआ है, देखा है। तो ये खास किस्म से समय ने उनके कंधे पर एक जिम्मेवारी दी, और खासकर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के जो तीव्र एक गति से जो उनका अपना प्रभाव बढ़ा है, वैसे में प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी इनके कंधे पे चली आई। तो एक वजह तो ये है। कोमल मन की व्याख्या हमने की कि उसके इनर साइकी का तो प्रसंग है, व्यक्तित्व अच्छा है। जिद्दी चुनाव, जब ये समय ने जिम्मेवारी दे दी तो वो लगातार उस संघर्ष में लगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिद्दी चुनाव नहीं, वो चाहते तो निकल लेते, लेकिन वो चुनाव दर चुनाव संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में जिद्दी अभियान में लगे हुए हैं कि हमें जो है इनको आरएसएस को और नरेंद्र मोदी को डिफीट देना है, इन्हें हराना है, इन्हें हटाना है। अब वो एक अलग बात है कि इस किताब ने उस जिद्दी अभियान की स्क्रूटनी की है कि वो अभियान करेक्ट डायरेक्शन में है, उस अभियान को कैसे होना चाहिए था। मैं वो सवाल पूछूंगा संजीव सर। मैं दूसरी बात पे पहले मैं चाहूंगा, एक और चीज आपने उसमें जो सामाजिक न्याय वाला पक्ष है, सर्वहारा वर्ग की लड़ाई, और मतलब उसमें उन्होंने निश्चित तौर पर एक अलग मुकाम हासिल किया। बहुत लंबे वक्त से इसकी जरूरत हम पा या देख रहे थे। इस संविधान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बहुत एक संघर्ष खड़ा कर दिया है, और जिसको लेकर अब बात करनी पड़ी, उनकी पिच पर खेलना पड़ा। अभी देखिए, हम देखते थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस या जो विरोधी दल है, इंडिया ब्लॉक जो अब कहलाने लगा है, वो लोग पहले मोदी की पिच पर खेलते थे। आज पूरा का पूरा सत्तारूढ़ दल, चाहे वो मोदी हो या पूरा उनका कुनबा हो, वो राहुल की पिच पे खेलते हैं। तो ये सामाजिक न्याय वाली बात या फिर संविधान वाली बात, उसको भी आपने उकेरा है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि दर्शक पढ़े, उसको देखें। बहुत आपने बड़ी महीन चीजें, बहुत बारीकी के साथ कई चीजों को उठाया है जो निश्चित तौर पर उस, और ध्यान बहुत कम कई बार जाता है, उसको भी आपने उकेर लिया है। आपका व्यू संजीव सर।
देखिए, सामाजिक न्याय के प्लेटफॉर्म पे आना एक स्वागत योग्य कदम है और सामाजिक न्याय प्लस विकास, यही काट हो सकता है हिंदुत्व प्लस विकास का। इसको आप नीतीश कुमार मॉडल के तौर पे भी कह सकते हैं और एक एजेंडा भी उन्होंने दे दिया था बिहार में, जाति गणना करवा कर, जाति सर्वे करवा करके और आरक्षण को आगे बढ़वा के उसी को आगे राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। जो नीतीश जी का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को राहुल गांधी अपने शब्दों में और अपने तरीके से लेकर के चल रहे हैं। सामाजिक न्याय के कोर्स पे कांग्रेस आए, ये हम सब की आकांक्षा है। एक लेखक के रूप में इस किताब में पाठक पढ़ेंगे और देखेंगे कि लगातार कांग्रेस से हमने भी संवाद बनाने की कोशिश की 2020 से ही कि आप सामाजिक न्याय के उस पर आइए, और अंततः वो 2023 के उसमें 22 के रायपुर कन्वेंशन में अंततः ये आते हैं। लेकिन सवाल दूसरे हैं, वो ये है कि 30 सालों में जितना सामाजिक न्याय ने हासिल कर लिया है और उसका जो असर हुआ है, दो चीजें हुई हैं संजीव सर एक साथ। एक तो सामाजिक न्याय ने हासिल किया और दूसरा आरएसएस और बीजेपी की कोऑप्शन थ्योरी ने काम किया, तो बहुत कुछ कॉप्ट भी हो गया। बड़ी हलचल है इस दुनिया में, उसमें हासिल भी है और थोड़ा पीछे भी चीजें गई हैं, जातियों में विभक्त हो गई है, गया है, जातियों की आकांक्षाएं जाग गई हैं। उसमें राहुल गांधी को सामाजिक न्याय के, या कांग्रेस को भी उसकी वोकैबुलरी में जाना, कांग्रेस तो तैयार ही नहीं है। अकेला राहुल गांधी, इसको कहते हैं कमल, सामाजिक न्याय के मामले में वो कीचड़ में कमल है, क्योंकि वहां तो कुछ अलग है, वो कुछ और करना चाहते हैं, राहुल गांधी कुछ और करना चाहते हैं। वैसे में स्ट्रेटजी, इंटरवेंशन और वोकैबुलरी तो सामाजिक न्याय का लेना होगा। प्लस केवल जाति गणना से हो गया, जाति गणना वाली बात, जाति गणना हो जाएगी, वो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, हो सकता है नरेंद्र मोदी जाति गणना कर दें तो आपका मुद्दा ही छीन लेंगे। तो सामाजिक न्याय की दिशा में और क्या हो सकता है, आकांक्षाएं कहां हैं, ऐसी चीजें जो बीपी सिंह का माहौल पैदा कर दे। हम बार बार बीपी सिंह को याद करते हैं संजीव सर कि आप देखिए, जमी हुई सत्ता राजीव गांधी की उखड़ गई, तो वैसा माहौल के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या करना हो सकता है, ये सब हमने सोचने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। कांग्रेस के इंटरनल खबरों के साथ भी कांग्रेस के लोगों की भी इसमें राय है और कांग्रेस के लोग भी बात कर रहे हैं। जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनके बैठकों की, राहुल गांधी की ऐसी बैठकें भी इस किताब में हैं जो अनकही हैं, जो बाहर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही दर्शक बिल्कुल मैंने यही कहा कि दर्शक उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो अनछुए पक्ष, अनछुए पहलू हैं वो आपको जानने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, राहुल गांधी को और ज्यादा समझ पाएंगे। ये इस पुस्तक का सार हम इसको कह सकते हैं। संजीव जी, एक चीज और भी कि आपने इसमें एक बड़ी बात कही है कि लोकसभा चुनाव 2024 चेतावनी, हरियाणा चुनाव सबक, और फिर उसको आपने आकर आखिरी में छोड़ दिया है कि और अब आगे। थोड़ा सा इसको भी आप एलॉबरेट कीजिएगा संजीव जी। सर देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर के एक बात चल रही थी, एज पर थे, सब कुछ उसका विश्लेषण सामने है। बहुत कुछ है कि वहां जीतता हुआ मैदान हार जाया गया, इसको एक पानीपत हो जाना कहते हैं, एक मुहावरा है, महाराष्ट्र में ही चलता है और खासकर जिधर राहुल जी की यात्रा शुरू हुई वहीं पर चलता है कि सामने वाले का पानीपत हो गया। जैसे आमतौर पर शरद पवार के लिए कहा जाता है कि शरद पवार का दिल्ली सपना बन जाएगा क्योंकि उनका पानीपत हो जाता है। तो पानीपत मतलब हार जाना, उसके लिए मुहावरा है। तो वो हो गया वहां। तो उसमें हमने ये कहा कि लोकसभा चुनाव इसलिए चेतावनी थी कि वो भी जीती हुई लड़ाई हारी गई। वो लगभग आप देख रहे थे, जनता लड़ रही थी, जनता उदासी, आक्रोश में भी थी एक हद तक कहिए, और एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त था, एक फॉर्मूला सामने था। लेकिन कुछ कुछ ऐसा हुआ इंडिया गठबंधन की बैठकों में, उसमें राहुल जी की भूमिका भी रही और वो सब कुछ बिखर गया ताश के पत्ते की तरह। और हुआ कि उड़ीसा एक थाली में दे दिया कांग्रेस ने बीजेपी को, उड़ीसा ने बहुत कुछ बैकअप कर दिया। हुआ ये कि नरेंद्र मोदी राम की जगह जगन्नाथपुरी को याद करने लगे, भगवान जगन्नाथ को याद करने लगे, ये सब हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि वो सबक है। सबक इसलिए कि अब 99 पे अटक गए, 99 भी एक मुहावरा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, शतक बनते बनते चूक जाना, तो वो कहा कि वो सबक है। उसके बाद भी आप यदि नहीं संभले, और हरियाणा तो उसने एक चेतावनी देती है। अब रहा महाराष्ट्र का चुनाव या आगे की राजनीति,
महाराष्ट्र तो अपने आप में समझिए वो राष्ट्र है, इसलिए कि 6-7 भागों में विभक्त महाराष्ट्र में कई राजनीतिक प्रवृत्तियां काम करती हैं। वो रिजल्ट बहुत कुछ कहेगा यदि वहां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ कांग्रेस का। जैसे झारखंड के बारे में खुद हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छे से लड़ नहीं रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अपनी क्षमता भर लड़ रही है, ऐसा कहा। जम्मू कश्मीर में भी हो गया। तो वो है कि ये चेतावनी मिल गई है अब आपको, अब आप कम से कम तो आगे क्या, इसीलिए सवाल है आगे हम सबकी चिंता यही है कि क्या हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी संजीव सर आरएसएस और बीजेपी के इस प्रभाव को देखते हुए, या राहुल। इसीलिए मैंने कहा कि कीचड़ में कमल जो है ना, उसको अब कमल की एक प्रवृत्ति होती है, एक वाक्य में मैं कहूं, वो कई बार असंपृक्त होता है, नाल तो उसका यहाँ लगा है। असंपृक्तता ठीक नहीं है, थोड़े संपृक्त होइए, थोड़ा वहां कज्जल पानी लाने की जरूरत है। यदि सामाजिक न्याय के कोर्स पर हैं तो वहां सामाजिक न्याय का माहौल बनाने की जरूरत है संजीव सर, ये सब बात किताब करती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो एक निश्चल और निष्प्रह जो भाव है, कई बार आपको थोड़ी सी कुटिलता या थोड़ी सी एक चालाकी दिखानी पड़ती है। आप हर जगह निष्प्रह भाव और एक जो आप जिस तरीके से एक बिल्कुल कोमल मन जो है आपने कहा, वो हर जगह पर नहीं अप्लाई हो पाता, कई जगहों पर आपको कई चीजें करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। और आप जो कहते हैं वो करिए, महिलाओं का, दलितों का, ओबीसी का पार्टिसिपेशन कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिर में संजीव सर पूछना चाहूंगा कि अगर हम ओवरऑल, जैसे आपने उसमें बहुत सारी चीजें की, उनको आपने जो उनमें कहीं वो जो नायक देखा, वो जो व्याकुल मन नायक, साथ साथ आपने उनकी जो एक पूरे 2 दशक के संघर्ष में जो उन्हें एक बहुत अप्रासंगिक बनाने का एक पूरा जबरदस्त प्रयास हुआ भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे के पूरे कुनबे, और आज वो जहां खड़े हैं, तो इसमें यदि हम देश की भावी राजनीति के संदर्भ में इसमें आपने कुछ चीजें उकेरी, वो वहां खत्म करेंगे हम बात को, उस पर आप प्रकाश डालिएगा संजीव जी। वही डर है सर, ये किताब तो इसी के लिए लिखी गई है। कई बार कोई कथन जो झूठा होता है वो इतना गूंज जाता है, उसको इनकी शब्दावली में कहें आरएसएस हिंदुत्व के, तो ब्रह्मांड में घूम जाता। हालांकि ब्रह्मांड शब्द तो वैज्ञानिकों ने भी ग्रहण कर लिया है यूनिवर्सल के लिए, यूनिवर्स के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा ब्रह्मा वगैरह मिला हुआ है, तो चलिए यूनिवर्स कह दें। तो यूनिवर्स में इतना गूंज जाता है कि वो सत्य हो जाता है। हमें डर इस बात का है कि सत्य ना हो जाए। यदि अप्रासंगिक हो जाएंगे राहुल गांधी, तो ये देश और समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, और उसका एक अवसर नरेंद्र मोदी को मिल गया है। जैसे ही आपको एक जीवन दान मिल गया, 2024 में फिर से वो प्रधानमंत्री बन के आ गए हैं, और कल्पना करिए कि 2-3 मुद्दे जो हैं जिसको राहुल गांधी शिद्दत से उठा रहे हैं, वो पीट दिए गए। सत्ता के पास बहुत तंत्र होता है, सबको जाति गणना ही करा ले जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं जी जी, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आपकी। कुछ जगहों पर जो हमने कोशिशें की हैं वो परवान चढ़े, वहां तक पहुंच जाए, तब जाकर वो सफर या वो प्रयास पूरा हो पाएगा। संजीव, पुनः आपको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। आपकी ये जो राहुल गांधी व्याकुल मन का नायक, ये जिस तरीके से लोग हाथों हाथ दे रहे हैं, इसमें और 4 चांद लगे, और जो हमारा दर्शक वर्ग इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसने सुना, देखा या देखने वाला है, तो जरूर संजीव चंदन साहब की ये पुस्तक जो राहुल गांधी जी पे लिखी गई, इसको देखे। जी जी बिल्कुल, मैं पढ़ा भाई, अमेजॉन पे उपलब्ध है। और फिर ये जो इसके प्रकाशक हैं, वो जो द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन, उनके वहीं पास भी है, और खुले बाजार में तो है ये। संजीव सर, आपने हमसे बातचीत की और इस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को एक सार है उस पर रोशनी डाली, बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे संजीव चंदन साहब, जिनको आप सुन रहे थे, उनकी अपनी पुस्तक जो चर्चाओं में है। तो हमारा अनुरोध यही होगा कि आप जो आपने चर्चा सुनी, यदि आपको लगता है कि चर्चा अच्छी लगी, तो हमारे ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और संजीव चंदन साहब की वो जो पुस्तक है उसे आप पढ़िएगा, तो आप राहुल गांधी के बारे में यदि जानना चाहेंगे या उनको और करीब से समझना बूझना चाहेंगे, तो बहुत मदद करेगी। और एक बहुत शानदार पुस्तक है। बहुत जो लेखक होता है वो उस पुस्तक को लिखने में उसका बड़ा श्रम और बड़ा परिश्रम लगता है, और वो उन्होंने जो इसमें कई ऐसे पक्ष पहलू हैं जो देश के सामने पहली बार आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, तो वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पुस्तक की। तो जरूर आप देखिएगा, पढ़िएगा, इसे लीजिएगा, खरीदिएगा। और जो बताया मैंने कि कहाँ कहाँ उपलब्ध है, वो अमेजॉन पे भी है, और इसके जो पब्लिशर हैं वो तो है ही, और खुले बाजार में भी है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।
हमारा अनुरोध ये भी होगा कि ये चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।